दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। ओके, सबसे पहले एक काफी इंपॉर्टेंट नेचुरल एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल है। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट किस लिए बोला जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट सिर्फ एक प्रॉपर्टी की वजह से बोला जा रहा है कि बर्निंग के बाद में काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है कि पहले इसको पता होना चाहिए कि ये बनती किस किस चीज से। देखो नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली मीथेन, समझ गए। सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट किस चीज का है, मीथेन का, और उसका कंसंट्रेशन कितना है इसको पहले याद कर लेना। 95% है उसका मीथेन, और बाकी बचा वो 5% है इथेन और प्रोपेन का मिक्सचर। ओके, और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सेम एज इट इज वहीं पे मिलती है जैसे पिछली बार मैंने बताया था ना। नेचुरल गैस फॉर्म होती है कि जहाँ पे वो होते हैं स्टोन्स और उसके बीच में ये क्या बोलते हैं पेट्रोलियम फॉर्मेशन हो रहा था, उसके अबाव जो स्पेस था वहां पे जो गैसेस होगी ना वो नेचुरल गैस ही होगी। अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बनती कैसे है। देखो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अंडर द अर्थ। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर लाइंग अंडर द वाटर। इसका मतलब है कि जो ये पानी होता है ना इसके अंदर जो वेजिटेबल्स मैटर है जो भी है वो डिकम्पोज हुआ है, और जो डिकम्पोज होने के बाद जो गैस रिलीज हुई है वहां पे नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, और दिस डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। समझ गए, मतलब वहां पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ये रिएक्शन स्टार्ट हुई है, और वहां पे एब्सेंस की वजह से एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से, देखो ये ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ये लाइन है इसको याद रख लेना। एनारोबिक कंडीशंस उनको बोलते हैं जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसके बैक्टीरिया की हेल्प से ये रिएक्शन होती है जिसकी वजह से गैस रिलीज होती है अंडर द वाटर, वाटर के अंदर होती है। ओके, इसका यूज कहाँ पे होता है, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह भी यूज करा जाता है बिकॉज इसका बर्निंग के बाद में कोई स्मोक या कोई पॉइजनस गैसेस नहीं है एक तो, इसलिए हम घर में भी यूज कर सकते हैं इसी प्रॉपर्टी की वजह से। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। फ्यूल की तरह यूज करी जा रही है थर्मल पावर प्लांट में, और जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे होता क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी ज्यादा। ओके, नेक्स्ट थर्ड इसका यूज होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये सीएनजी होती है जो आजकल व्हीकल्स में एक फ्यूल की तरह यूज करी जा रही है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा, और इस सीएनजी को मेनली यूज करने का पर्पस क्या होता है। देखो जब हम पेट्रोल डीजल बर्न करते हैं उसमें कुछ स्मोक भी निकलता है ब्लैक ब्लैक कलर का, और साथों साथ कुछ पॉइजनस गैसेस भी निकलती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। ये अगर सांस में जाएगी मतलब इंसान के अंदर तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगी हमारे लंग्स के साथ। ओके, तो हमको समझना होगा यहाँ पे कि सीएनजी का यूज करा जाता है आजकल कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ऑब्टेन कर पाए अर्थ से या कुछ बना भी पाए। ओके, कुछ अपनी सिंथेटिक टाइप से बनाने का भी ट्राई करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे कि जो पेट्रोल का अगर कंजप्शन बिल्कुल ही लो पे हो गया तो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ये पॉइजनस गैसेस का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी के अंदर कि एडवांटेज क्या है। अब नेचुरल गैस हमने ऑब्टेन तो कर लिया और उसको अब यूज भी पता चला लिया हमने कि कहाँ कहाँ पे होगा। देखो इसके कुछ एडवांटेज हैं कि सबसे पहला कि नेचुरल गैस बीइंग ए कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ, ये अपने आप में ही ये एक फ्यूल की तरह रिएक्ट करता है। देखो हमको इसमें कुछ सेपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पेट्रोलियम में क्या कंडीशन हो रही थी, अगर हमको पेट्रोल डीजल या केरोसिन ऑयल फॉर्म करना था हमको वो क्रूड ऑयल निकाल लिया हमने वहां से, उसके बाद में हम उसको सेपरेशन कर रहे थे काफी ज्यादा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस की हेल्प से उनको लेयर मतलब क्या बोलते हैं अलग अलग हमने केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म कर लिए वहां पे। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है नेचुरल गैस में, ध्यान से सुनो, इसमें ये अपने आप में कंप्लीट फ्यूल है, मतलब इसको हमको सेपरेट करने की जरूरत नहीं हो रही। तो देखो सेपरेट करने की जरूरत नहीं हो रही तो जहां पे ये निकल रही है ठीक है हम सीधा वहां से कनेक्शन करेंगे पाइप के थ्रू, पाइपलाइन जो बिछा के अंडरग्राउंड भी हो सकती है वो कैसी भी हो सकती है, सीधा हम वहां पे ले जाएंगे उस पाइप कनेक्शन को जहां पे उसकी नीड है। समझ गए, देखो जैसे ये है मतलब इंद्रप्रस्थ की लाइंस वगैरह होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रखी है हर राज्य और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जहां पे भी जिसको भी जरूरत होती है सीधा वहां से मतलब कांटेक्ट करते हैं और वो आपके घर या जहां पे भी आपको इंडस्ट्री के अंदर चाहिए वो सीधा वहां तक आपकी पाइपलाइन बिछा देंगे। जितनी आपको चाहिए वो उन्हों का मीटर सेटिंग होती है कुछ वहां पे रिलीज कर देंगे, और जितना आपको चाहिए वहां से यूज कर लेंगे आप। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, देखो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इसमें क्या होगा कि जहां से बन रहा है और वहां से सीधा कनेक्शन होगा आपके वहां पे क्या बोलते हैं घर पे,
इसमें ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है कि वहां पे क्या बोलते हैं सफाई या मतलब कुछ प्योरिफिकेशन मेथड अप्लाई करना पड़ रहा है, समझे। ये डायरेक्टली सप्लाई हो रही है। और इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसकी काफी हाई अमाउंट में कैलोरीफिक वैल्यू है। कैलोरीफिक वैल्यू भी हमको ज्यादा मिल गई। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें नो एयर पोल्यूशन, मतलब कोई प्रदूषण भी नहीं हो रहा एनवायरमेंट में। और डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस, समझ गए। बर्निंग के बाद में कोई पॉइजनस गैसेस भी नहीं है। कितनी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात है इस नेचुरल गैस की। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दोस्त, थर्मल पावर प्लांट। ओके, देखो इसको वर्ड को पहले आप खुद समझने का ट्राई करो। वर्ड को जैसे मैं हर बार वीडियो में बोल रहा हूँ कि वर्ड से आप खुद भी मीनिंग निकालने का ट्राई करो। देखो पावर प्लांट, ठीक है, पावर प्रोडक्शन हो रहा होगा थर्मल, मतलब हीट। जहाँ पे थर्मल वर्ड आता है ना, वहाँ पे हीट से कुछ रिलेशन होता है कि हीट एनर्जी की हेल्प से हम पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपको इसमें क्या समझना है कि कुछ हीट का रिलेशन है पावर प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अब देखो इसकी डेफिनेशन भी यही है। ए पावर प्लांट इज इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम, ठीक है, हीट रिक्वायर हो रही है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। और स्टीम से हम क्या करेंगे, अब देखना, स्टीम टू ड्राइव टरबाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। वो जो स्टीम बनी है वहां पे, मतलब भाप हिंदी में बोल रहा हूं मैं, कि उससे सीधा हम टरबाइंस को रोटेट कर लेंगे। और टरबाइन रोटेट हो गया तो सीधी सीधी बात है, एसी जनरेटर में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी वाले में, कि सॉरी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में, कि वहां जहां पे भी हम रोटेशनल पावर ऑब्टेन कर लेंगे किसी भी हेल्प से, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, टू ऑब्टेन बर्निंग फ्यूल्स कोल। और उसमें जो थर्मल पावर प्लांट में यूज क्या होंगे, सबसे पहले फ्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो कोयला आजकल यूज हो रहा है, ऑयल्स भी यूज हो रहे हैं कुछ, और गैसेस भी यूज हो रही हैं, ठीक है। तो वहां पे बर्निंग के बाद में हमको हीट ऑब्जर्व होगी, और हीट को लेने जहां पे भी हीट आ जाएगी वहां पे हम स्टीम घुमा लेंगे, मतलब स्टीम प्रोड्यूस कर लेंगे। और स्टीम बनने के बाद तुरंत हम उसको टरबाइन पे मारेंगे काफी हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। तो वो टरबाइन रोटेट करने लगेंगे। और मैं अभी थोड़ी देर बाद पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको कि टरबाइन की शेप कितनी बड़ी होती है। तो वहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन है। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना और याद भी कर लेना, ये पूछ लिया जाता है थर्मल पावर प्लांट के डेफिनेशन। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पे टॉपिक अराइज होता है और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट को डिस्क्राइब करो। देखो डिस्क्रिप्शन कुछ पूछ लेगा, क्या बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट का। अब देखो मैं इसमें आपको, देखो इतना बड़ा लिख रखा है, सीधा सीधी बात है, मैं यहाँ से आपको ये रीडिंग नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको सीधे सीधे इसको प्रोसेस को बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले इसको देखो, सबसे पहले क्या करना है, नोट करो अपने, क्या बोलते हैं, एक A4 साइज पेपर या अपनी नोटबुक में। और नोट करने के बाद इसमें नोट करना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले फर्नेस होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको भट्टी, मतलब जहाँ पे जो कोयल या कोई नेचुरल गैस या कोई भी मतलब फ्यूल है या फॉसिल फ्यूल है जो भी है, उसको हम बर्न करेंगे, ठीक है। बर्न करेंगे तो सीधी सीधी बात है, हमको क्या मिल रही है, हीट एनर्जी। तो समझ गया, थर्मल वाला पोर्शन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट से ऊपर यहाँ पे एक चैम्बर होगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कोल्ड वाटर को रखेंगे, ठीक है। अब वाटर को हम गर्म करते हैं तो क्या निकलती है, वाटर वेपर्स, मतलब स्टीम। अब जो स्टीम है यहां से रिलीज होकर इस पाइप के थ्रू यहां तक लेके गए हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, लिक्विड फॉर्म में था वाटर, ओके। अब फाइनली जो कन्वर्ट हुआ है वो किस चीज में हुआ है, गैस में। तो मतलब लिक्विड इतना सा स्पेस में था, लेकिन गैस का स्पेस इतना ज्यादा है। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब क्या है, वो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है गैस में, ठीक है। लिक्विड में एक्सपेंशन हुआ, वो तो गैस कन्वर्ट में जब हो चुकी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो जब वो ऐसे फ्लो रही होगी गैसेस, तो उसका प्रेशर जो है काफी ज्यादा हाई हो चुका होगा, ठीक है। ये वर्ड याद रखना, हाई प्रेशर स्टीम, ओके। अब देखो ये किस में चली गई, ये चली गई टरबाइन चैम्बर में। तो जब ये टरबाइन के ब्लेड्स के साथ इंटरेक्शन करेगी, मतलब देखो टरबाइन के ब्लेड रुके हुए हैं, लेकिन जब हाई प्रेशर के साथ वो आके टकराएगी उस पर, क्या बोलते हैं, टरबाइन ब्लेड पे, तो क्या करेगी, वो उसको रोटेट कराना स्टार्ट कर देगी टरबाइन को। और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो हमको एक शाफ्ट के अलाउंग रोटेशन मिल जाएगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, रोटेशन मिल गया ना। अब जहां पे भी रोटेशन मिलेगा हमको, वहां पे सीधी सीधी बात है, हम जनरेटर कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो जनरेटर हमने ये कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने दो का बाहर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पे साथ साथ एक प्रोसेस और हुई। देखो दोस्त, इधर से तो जा रहा है मतलब गैस स्टीम, ओके। तो साथों साथ वो उस पर टकराने के बाद वो कहीं से ना कहीं से रिलीज होना चाहिए। और जब वो देखो क्या बोलते हैं, वाटर वेपर्स स्टीम की फॉर्म में हुई है, तो सीधी सी बात है, जब वो हम ठंडा कर देंगे उनको, तो सीधी सी बात है वाटर में भी कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो यहाँ से गैस इस फॉर्म में इसमें एंटर हुई टरबाइन चैम्बर में, थोड़ी देर बाद इसको रोटेट किया उसने, और थोड़ी देर बाद ठंडा करके हमने यहाँ पे एक वर्ड आता है
कंडेंस, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, आपने कभी फ्रीज से जब बोतल निकाल के सपोज करो ऐसी 2 या 3 मिनट के लिए रख देते हो, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि उसकी बोतल की आउटर जो लेयर है, आउटर मतलब सरफेस है, उस पर कुछ कुछ पानी की बूंदें जमने लगी है। तो वो देखो, उसी प्रोसेस को कंडेंस बोलते हैं। देखो कैसे, कंडेंस का मीनिंग कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा है, इसमें भी कुछ वाटर कंसेंट्रेशन प्रेजेंस है। तो होता क्या है कि उसका टेम्परेचर काफी लो होने की वजह से जो आसपास के उसमें जितने भी वो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उनको वो अपने सरफेस के अलोंग उनको क्या बोलते हैं, चिपका लेता है। समझ गए? तो उसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं जो हुआ है। देखो, मतलब एटमॉस्फेयर से हवा थी और हवा में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस, तो वो अपने ही सरफेस पे आ गए, तो मतलब ठंडा हो गया वो। उसका टेम्परेचर देखो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड था, जब अगर 37 या 22 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंस है। लेकिन जो बोतल का टेम्परेचर था, ये कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, है ना। तो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे आके कंडेंस हो गए। समझ गए ना? कंडेंसेशन का मीनिंग आगे बहुत कम आने वाला है, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर ना समझा तो वीडियो को पीछे जरूर देख लेना। तो यही है इसका। देखो यहाँ से मैंने क्या क्या समझाया कि यहाँ पे वाटर को गर्म किया है, स्टीम प्रोड्यूस है, स्टीम को जाके स्टीम टरबाइन चैम्बर्स में टरबाइन रोटेट करा दिए गए हैं, फिर जहाँ पे रोटेशन मिल जाता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। और यहाँ पे हम साथों साथ एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारा स्टीम था वो ठंडा होकर हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको कंडेंस कर पाए। ओके, नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, वी प्रोड्यूस मेजर पार्ट ऑफ अवर इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। यार देखो, ये है अब यहाँ इसमें आगे प्रॉब्लम कि देखो आजकल जो आप अपने घरों में 24 आवर्स जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन कर पाए हो ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो यार इसमें सीधी सीधी बात है कि 24 घंटे कंटिन्यूसली हमको फ्यूल भी बर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये फ्यूल कौन से बर्न हो रहे हैं, देखो ये कोल, ऑयल और गैसेस, ये वाली चीजें। और ये भाई देखो, तुमको पता, मैंने अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये खत्म होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो हमको कुछ ना कुछ अल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ेंगे। और इनसे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई जब ये बर्न होते हैं ना, ये काफी हाई अमाउंट में स्मोक और ये ऐसी ऐसी चीजें रिलीज करेंगे, पॉइजनस गैसेस। तो समझ गए ना कहने का मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और हमने इसको क्या बोलते हैं, यूज कैसे किया थर्मल पावर प्लांट को। ठीक है भाई, देखो आपको ऐसी बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन साथ साथ इससे हमको कुछ एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो भी ऑब्जर्व करना होगा। तो एनवायरमेंट पे इसके काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं बता दिया है कि पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम बर्न करने के बाद। तो ये चीज इसकी डिसएडवांटेज है। अब देखो दोस्त, हमने ये यूज तो करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब देखो, पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। अब देखो इसमें हमको पढ़ना है कि पॉल्यूशन भी तो हो रहा है ना कुछ फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद। वो क्या क्या कैसे कैसे टाइप से हो रहे हैं, देखो हमने बर्न किया, ठीक है, स्मोक निकला, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे ऐसे गैसेस वहां पे बर्न होने के बाद निकली। अब देखो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चली गई है। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद में देखो कि जो बारिश बनने के लिए पानी, मतलब बारिश बरसने के लिए जो पानी ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंस है, अब देखो जो ये गैसेस ऊपर पहुंच चुकी हैं, देखो इनके साथ दिक्कत क्या होगा। एक तो ये अपने आप में पॉइजनस गैसेस हैं, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर इसके साथ साथ जब देखो जो मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस हैं वहां पे एटमॉस्फेयर में, समझ गए तो जी, उनके साथ कुछ रिएक्शन होगी। ठीक है, अब रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, वो एसिड फॉर्म करेंगे। यार देखो यही सबसे बड़ी दिक्कत है इनके, मतलब पेट्रोल और डीजल वगैरह को यूज करने के लिए, कि जब वो सपोज करो यूज करे और ये गैस निकल के पहुंच चुकी है ऊपर, अब वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो गई, वहां पे फॉर्म हुआ एसिड। अब देखो दोस्त सुनो, आपने सुना होगा एसिड रेन, हिंदी में तो बोलते हैं आई थिंक इसको तेजाबी बारिश। वो मतलब नहीं करता यहाँ पे, लेकिन इंग्लिश से आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूँ। जब वो एसिड रेन हुई कहाँ पे भी, अब देखो सपोज करो ऊपर से एसिड की बूंदें गिर रही हैं, एसिड मतलब तेजाब। अब यार ये चीज अंदाजा लगाओ कि अगर घास के ऊपर गिरेगी तो घास गई, तो जैसे जैसे मतलब फ्यूल है कोई, मतलब वो मतलब बर्नो, मतलब इस टाइप से समझो कि जो एसिड है सपोज करो किसी खेत पे गिर रहा है, तो देखो जिसने बेचारे ने, किसी ने फसल बो रखी है, वो उसकी फसल डैमेज हो जाएगी। ओके, साथ ही साथ सबसे बड़ा नुकसान उस खेत की जमीन पे क्या इम्पैक्ट होगा कि जो आगे कुछ फसल बोगा उसमें क्या बोलते हैं एसिड के अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंस होगा, तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो भी खत्म कर दी उस एसिड ने। साथ ही साथ देखो अगर किसी समुद्र के ऊपर गिरेगा वो एसिड, ठीक है, वाटर में एसिड मिक्स होने लगा, तो वहां पे क्या रहती है, मछलियां। तो देखो मछलियों का क्या हाल होगा, वो सारी की सारी मर जाएंगी पानी की,
और देखो ये बड़े बड़े पेड़ के भी बेचारों को बहुत सारा नुकसान है। सेकंड इम्पोर्ट थर्ड, जैसे कोई काफी पुरानी स्टेचू है, खुले में रखी है और वहां पे बारिश बहुत चीज पड़ गई, तो देखो क्या हाल हो गया, समझ गए। ऊपर का मतलब कोरोजन ही स्टार्ट करके फेंक दिया उस एसिड ने, मतलब सारी की सारी इतनी बड़ी मेहनत खत्म करके फेंक दी। तो हमको ये पढ़ने को मिला इस चीज में कि यार जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल की, ये काफी ज्यादा हैजार्ड है, ठीक है। अब देखो सेकंड इंपॉर्टेंट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच गोज इनटू एयर। ये तो चीज समझते हो। सपोज करो आप लकड़ी को जला रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है काफी ज्यादा हाई अमाउंट में। तो देखो इससे दिक्कत क्या है, ये चीज समझने का ट्राई करो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली हमारे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं कर प्रोड्यूस करने वाली, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा इफेक्ट आते हैं। देखो कैसे, आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो देखो इसको अगर नहीं सुना हो तो मैं तुमको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बस माइंड में रखना उस चीज को। देखो ग्रीन हाउस का मतलब, इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है ना, अगर हमारी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट वो बढ़ती चली जाए, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो एवरेज टेम्परेचर होता है ना एटमॉस्फेयर का, वो कंटिन्यूसली हर साल कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो देखो दोस्त यही तो हो रहा है आजकल, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को यूज करते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। आप ये भी चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि साथों साथ जब गर्मी आती है ना, तो हर साल बोलते हैं कि इस बार पिछले इतने सालों का रिकॉर्ड टूटा। तो इस चीज से आप क्या अंदाजा लगा सकते हो कि साथों साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जैसे हम इनको यूज कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज्यादा होती जा रही है एटमॉस्फेयर में, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, और हीटिंग हो रहा है अर्थ का, मतलब समझ गए एवरेज टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इससे आने वाले टाइम में बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है ये यार कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक ही तो झेल सकता है। इसके बाद तो आपको पता ही है, अगर धूप में निकलोगे, पता चला आपको स्किन कैंसर हो गया, और स्किन कैंसर का यार बहुत मतलब हैवी ज्यादा चार्जेस होते हैं अगर ठीक करवाने का कोई सोचने भी लगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो डिसएडवांटेज हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड डिसएडवांटेज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल स्पेशली कोल, मतलब कोयले को प्रोड्यूस बर्न कर रहे हैं, उससे प्रोड्यूसेस स्मोक विच पॉल्यूट्स द एयर, ठीक है। मतलब वहां पे स्मोक रिलीज हो रहा है जो कि हमारे एनवायरमेंट के एयर को इम्पैक्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट आता है द बर्निंग ऑफ कोल लीव्स बिहाइंड ए लॉट ऑफ एश। अब ये दिक्कत है एक और, देखो एक चीज सोचो, ये जो कोयला है जब आपने बर्न कर लिया, ठीक है, अब उसके लास्ट में थोड़ी बहुत राख बचेगी। अब देखो दोस्त, राख अगर वो बच गई और वो टाइनी पार्टिकल्स में होगी, ठीक है, राख मतलब ऐसे अगर पाउडर फॉर्म में होगी, और वहां पे थोड़ी बहुत सपोज करो हवा चल गई वहां पे गलती से, या किसी भी एनवायरमेंट में कोई आंधी तूफान आ गया, तो क्या होगा, वो हवा उसको एयर पार्टिकल्स में मिक्स कर लेगी, समझ गए, राख जो है उसके पार्टिकल्स हवा में आ जाएंगे। और सपोज करो आप वहां से निकल के जा रहे हो और आपकी आंख के अंदर वो टाइनी पार्टिकल्स चले गए, तो दोस्त मतलब देखो ऐसे हुआ था रियल में। मैं बताता हूँ आपके साथ अपनी स्टोरी, कि यहाँ पे एक प्लांट है एनटीपीसी ये वाला, मेरे गांव के आसपास है। तो वहां की राख यहाँ पे डाली जा रही थी, क्या बोलते हैं, एक डंप यार्ड में। तो वहां पे आंधी आई होगी, तो वही प्रोड्यूस मतलब क्या बोलते हैं टाइनी पार्टिकल्स हवा में क्या बोलते हैं उड़ने लगे। तो मेरे बाइक पे मेरा एक दोस्त बैठा था सौरभ, तो उसके साथ क्या हुआ कि वो पीछे बैठा था, और मैंने तो हेलमेट पहन रखा था, और क्या बोलते हैं सौरभ जो है मतलब वो पीछे बैठा था, तो उसने हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो वो ऐसे मतलब देख के चला था, तो उसकी आंख में वो गया था, समझ के कहने का मतलब टाइनी पार्टिकल एयर के थ्रू। तो दोस्त उसकी आंखों में काफी ज्यादा बर्निंग मतलब हुई थी। तो मेरे को उस चीज का मतलब इम्पैक्ट पता है कि ये जो कोल की जो एस है ये कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती है। सपोज करो यार एक कोई बच्चा है, उसके आई साइड वैसे ही वीक है, और वो ऐसे करके उनको थोड़ा ऐसे मलने लगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कहने का मतलब ये है। ओके, तो दोस्त नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है कि हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओके, ये चीज समझने की, देखो पहले इस डिवाइस को देखो, इसका नाम है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। इसको मैं हिंदी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखो ये एक ऐसा है कि जैसे अब सपोज करो पॉल्यूशन तो वहां पे भाई प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है, जहाँ पे बर्निंग होगी वहां पे ये चीज रिलीज होंगी जो हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं और पॉइजनस है। देखो जैसे सल्फर ऑक्साइड हो रहा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चीज मतलब वहां पे बर्न होने के बाद निकलनी थी। तो हमको क्या करना है, देखो अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, ये पॉइजनस है। ओके, हम अगर इसको कैटालिटिक कन्वर्टर की पहले वो फंक्शन समझो। देखो ये क्या है कि जो ऐसे रिलीज हो रहा था ना फ्री अमाउंट में, इनको निकलने नहीं देगा। और देखो जहाँ पे कैटालिस्ट वर्ड आ जाता है ना, देखो उसका पहले फंक्शन समझो कैटालिस्ट का, वो या तो रिएक्शन को तेज कर देगा या फिर स्पीड स्लो कर देगा, और उसमें कुछ
और भी मैकेनिज्म अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इस डिवाइस को बनाने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि देखो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्त, ठीक है, वो बर्निंग के बाद सपोज करो किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हार्मफुल है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस कैटालिटिक कन्वर्टर के हेल्प से उसको कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू रिलीज करेंगे, और हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया उसने, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इतनी हार्मफुल नहीं है, बिकॉज हम जो क्या बोलते हैं सांस से रिलीज करते हैं ना दोस्त, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन ये मतलब पॉइजनस थोड़ी ना है कि ऐसे कि अगर आपकी नाक के द्वारा चली गई अंदर तो ऐसे मर थोड़ी ना जाते हो आप, समझ गए ना कहने का मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे दूसरा गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, अब देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत ज्यादा मतलब पॉइजनस होता है। लेकिन अगर हमने कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू इसको पास कराया तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर ने नाइट्रोजन अलग कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया। तो देखो प्योर फॉर्म में ना तो नाइट्रोजन हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बिकॉज आपको पता है एनवायरमेंट में आई थिंक 70 कुछ परसेंटेज सिर्फ नाइट्रोजन होती है, लेकिन उससे इंसान मरते थोड़ी ना है, क्योंकि उससे हमारा कोई इतना मतलब साथों साथ मतलब इंटरेक्शन नहीं है। और जब प्योर ऑक्सीजन इसने कन्वर्ट कर दी अलग, तो सीधी सीधी बात है ऑक्सीजन तो खैर हमारे लिए और हेल्पफुल है। ओके, तो ये जो डिवाइस है ये कहाँ पे कन्वर्ट करा जाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम में, किसके, व्हीकल्स के, जैसे कार और आजकल बाइक में भी यूज कर लिया जाएगा, बिकॉज बाइक में तो काफी हाई अमाउंट में ये क्या बोलते हैं पॉल्यूशन कॉज कर रही है ना आफ्टर बर्निंग पेट्रोल। एयर पॉल्यूशन आता है, फिर वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना। देखो दोस्त, ये जो मतलब एक तो भट्टा हुआ और ये क्या बोलते हैं एनटीपीसी वगैरह, इनमें आपने चिमनी देखी है जो मतलब काफी लंबे वो होती है हाइट में, तो उसको देखा होगा आपने। उसको देखो पहले वर्क फंक्शन समझा देता हूँ थोड़ा दोस्त। जब बर्निंग हो गई तो देखो उसके जो सरफेसेस होती हैं वो काले काले कलर की हो जाती हैं। तो देखो वो क्या हो रहा है, जो स्मोक एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाला होता है वो रियल में वहीं पे चिपक जाता है, ठीक है, उसकी सरफेसेस पे। तो देखो आजकल क्या कर रहे हैं कि लोग अगर उसकी मेंटेनेंस ना करें, मेंटेनेंस मतलब सफाई ना करें, देखो अगर सफा है तो सीधी सी बात वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा, वो सीधा उस वॉल पे स्टिक हो जाएगा वहीं पे। तो हम उसको बाद में हटा सकते हैं, ठीक है, और हटाने के बाद इकट्ठा किया, जहां पे हमने उसको डंप करना होगा वहां पे कर देंगे। लेकिन कभी कभी क्या लोग मेंटेनेंस में प्रॉब्लम करते हैं कि उसको साथों साथ मेंटेनेंस नहीं देते, और फिर क्या होता है कि एक सफाई हुई नहीं है और फिर से दोबारा से वहीं से निकालने लगे, तो क्या बोलते हैं वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा जो स्मोक है। तो हमको क्या करना चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए, वो रेगुलर उसको वॉश करते रहना होगा वॉल को, जिससे कि मतलब धुआं एटमॉस्फेयर में ना चला जाए और वो वहां पे प्रॉब्लम ना कर पाए एटमॉस्फेयर में। तो हमको कहने का मतलब है स्क्रबर या किसी भी वाटर की हेल्प से उसको तुरंत के तुरंत चिमनी को साफ करते रहना होगा, जिससे कि जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाए। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है द पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग कोल इन थर्मल पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज आल्सो बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स इन द चिमनी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस वर्ड को याद रखना, प्रिसिपिटेटर्स इन देयर चिमनी, मतलब वो धुआं जो है नीचे के नीचे रह जाए जो कोल बर्न होने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपली इसका थर्ड का पॉइंट का मीनिंग यही है। अब इसको थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब ये इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है इससे हमारे को इफेक्ट क्या है ये समझना है। इसमें इफेक्ट को समझने से पहले हमको पता चलना चाहिए कि इंडस्ट्रीज का यूज क्या है। देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी सीधी बात है हमारा रेट ऑफ कंजप्शन भी बढ़ता चला जाएगा। कैसे, देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको जरूरत भी है ना प्रोडक्ट्स की। देखो जैसे जैसे सपोज करो बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, डिवाइसेस की जरूरत पड़ती जाएगी, हर चीज की जरूरत बढ़ती जाएगी क्वांटिटी में, ठीक है। तो देखो दोस्त इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं तो इंडस्ट्रीज को ऑपरेट होने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। अब देखो दोस्त एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी हमको फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बाद। अभी आप इतनी देर से पढ़ ही रहे हो कि हमको कोल पेट्रोलियम ये चीज हम बर्न कर रहे हैं तब जाके हमारी वो चीज बन पा रही है एनर्जी, ठीक है, बन पा रही है मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हम इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से सुनना कि देखो दोस्त कोल और पेट्रोलियम है ये हमारे अर्थ पे बहुत सालों पहले बने हैं, ठीक है। ये जो मतलब मैंने बताया था मीटियोर आके अर्थ से टकराया और उसके बाद में ये कुछ समझ गए एनिमल्स और वेजिटेबल्स ये सब सारी की सारी चीजें अर्थ के अंदर डिप हो गई, उसके बाद में ये फॉर्म हुए हैं, समझ गए।
इसके बाद में आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि दोस्त ये क्वांटिटी कम होती जा रही है, समझ गए। आने वाले टाइम में 5, 10, 50 साल बाद साइंटिस्टों ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि पेट्रोल भी खत्म होने वाला है, कोयल भी खत्म होने वाला है। तो देखो अब हमको कुछ अल्टरनेट, यहाँ पे देखो खत्म होता जा रहा है। तो इस एक वर्ड आएगा यहाँ पे, क्राइसिस। देखो क्राइसिस का मतलब है कि कमी, एक तरीके से कि हर सोर्स ऑफ एनर्जी का हमको कमी फील होगी कुछ सालों बाद, कि यार किसी देश के पास कोल खत्म हो गया, किसी के पास पेट्रोल खत्म हो गया। तो हमको इसको आने वाले टाइम में देखो इंडस्ट्रीज तो बढ़ती जा रही है, ठीक है, अब उनको ऑपरेट तो करना पड़ेगा। ऐसी बात थोड़ी ना कि हर कोई बंद कर देगा आने वाले टाइम में। तो उनके लिए हमको कुछ अल्टरनेट सोर्स ढूंढने पड़ेंगे एनर्जी के। अब वो है आने वाले टॉपिक्स के कुछ डिस्कशन। देखो अब उन अल्टरनेट सोर्सेज का सेकंड नेम होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके, इसकी डेफिनेशन ये है नॉन कन्वेंशनल की। देखो पहले कन्वेंशनल में क्या हो रहा था कि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे थे, ठीक है, उससे हमारा स्मोक वगैरह वगैरह ये प्रॉब्लम फेस कर पाए, हमने उनको पढ़ लिया और उनको डिस्कशन भी कर लिया। लेकिन यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमको अल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ेंगे, बिकॉज ये खत्म होने वाले हैं। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स में हम कुछ चीज बर्न नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट बर्निंग हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। अब आने वाले टॉपिक्स में वो पढ़ना है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल की डेफिनेशन ये है, दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, समझ गए ना, ऑन द स्प्लिटिंग ऑफ एटम ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर और बहुत सारी कुछ अलग अलग टाइप के सोर्सेस की, हम उनसे कैसे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। देखो कुछ दे रखे हैं, देखो जैसे एग्जांपल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, कुछ पानी की हेल्प से करेंगे, कुछ विंड के हेल्प से करेंगे। फिर एक सोलर एनर्जी होती है, जो मतलब पैनल, देखो ये मेरे पीछे रखा है, आप समझ सको, मैं दिखा रहा हूँ इसमें। बायोमास, जो गांव में इसको यूज करते हैं, मैं बताऊंगा इसको हिंदी में आई थिंक गोबर गैस बोलते हैं। तो उसके से भी हम गैस ऑब्टेन करेंगे, जिसको हम बर्न करने के बाद हम देखते हैं कि वहां पे हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। एनर्जीज फ्रॉम सी, अब देखो समुद्र में लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, तो उससे हम काफी बड़े बड़े टर्बाइंस को रोटेट करा सकते हैं। तो टाइड्स जो होती हैं, मतलब लहरें बड़ी बड़ी, उनसे हम टर्बाइंस को रोटेट कर लेंगे, और जहां पे रोटेशन मिल गया वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सी वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। अब देखो ना एक वर्ड है ओशियन थर्मल एनर्जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब टॉपिक स्टार्ट होगा देखना कितना अच्छा टॉपिक है, इसको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। जब हम इन चीजों से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, हमको साथों साथ एक चीज और ध्यान रखनी है दोस्त, कि इनसे हमारे एनवायरमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो, ठीक है। देखो हमने जब स्टार्टिंग करी था एनर्जी को ऑब्जर्वेशन, मतलब एनर्जी बनाना एक टाइप से, कि कोल वो बर्न करके करा, हमने लकड़ियों को बर्न करा। हमारे को स्टार्टिंग में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि यार ये जो गैसेस निकल रही हैं, CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऐसी ऐसी गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा पॉइजनस है, ठीक है, इनसे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, ये साथों साथ देखना है हमको कि यार ये हमारे एनवायरनमेंट पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़ा रही हो, ठीक है, क्योंकि भाई हमको पहले इन्फॉर्मेशन कम थी लेकिन अब तो है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये देखो दोस्त काफी बड़ा टॉपिक है। चलो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।